नमस्कार दोस्तों, ई स्माइल स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मुकेश निठारवाल, लेक्चरर ज्योग्राफी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल भाड़नी, ब्लॉक श्रीमाधोपुर, जिला सीकर में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे कक्षा 12 भूगोल विषय के अंदर चैप्टर नंबर 7 मानव व्यवसाय के प्रमुख प्रकार। दोस्तों, इस यूनिट के अंदर जो मानव व्यवसाय के 3-4 पार्ट हैं, उसके अंदर 6 नंबर का बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप पिछले 2 साल के बोर्ड के पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका पैटर्न क्या है प्रश्न आने का। हम इस चैप्टर नंबर 7 को मुख्य रूप से याद करने के लिए 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है कि मानव व्यवसाय किसे कहते हैं, दूसरा है कि मानव व्यवसाय के कालक्रम के अनुसार कितने भागों में विभाजित किया गया है, और तीसरा प्रकार इसको हम विभाजित करना चाहेंगे कि मानव के प्रमुख व्यवसाय कौन कौन से हैं, जिनको हमने 5 भागों में बांटा है। इन 3 बिंदुओं के अंदर यह पूरे चैप्टर को एक साथ समायोजित करते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम बात करें सबसे पहले बिंदु नंबर 1 की। मानव के प्रमुख मानव जो व्यवसाय है उसे किसे कहते हैं। मनुष्य मानव भूगोल के इर्द गिर्द रहा है। मानव भूगोल के अध्ययन का मुख्य केंद्र मानव रहा है, और हमें पता है कि मानव अपने प्राकृतिक और अपने सामाजिक जीवन के अंदर आपस के अंदर कुछ ना कुछ काम करता रहता है। अतः मानव को एक क्रियाशील प्राणी की संज्ञा दी गई है। मानव की वे क्रियाशील क्रियाएं, वे काम जिनके द्वारा मानव काम करता है, उन्हें हम क्रियाएं कहते हैं, और वे क्रियाएं जिनके द्वारा मनुष्य को आर्थिक वृद्धि होती है, उन्हें हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। 1 नंबर का जो प्रश्न है उसकी डेफिनेशन याद करने के लिए आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। इस डायग्राम को देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है मानव क्रियाशील प्राणी, और क्रियाशील प्राणी से वो जो क्रिया करता है, और क्रिया से हम बात करते हैं वे क्रियाएं जिससे हमें आर्थिक वृद्धि होती है, उन्हें हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। डेफिनेशन सीधी सी बात होगी, मानव के द्वारा की गई वे सारी क्रियाएं जिनसे आर्थिक वृद्धि होती है, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। वे सारी के सारे आर्थिक क्रियाएं जिनके द्वारा मानव को बड़े पैमाने पर उद्योग के लिए, अन्य परिवहन में, संचार में, सेवा में, विपणन में जो भी क्रियाएं बड़े लेवल पे की जाती हैं, उन्हें हम फिर व्यवसाय की संज्ञा देते हैं। यदि हम इसको क्लॉकवाइज चक्र को देखें तो मानव के द्वारा की गई आर्थिक क्रियाएं, बड़े लेवल पे की गई आर्थिक क्रियाएं मानव के व्यवसाय का रूप ले लेते हैं। यदि इस डायग्राम को मैं एंटी क्लॉक रूप से देखना चाहूं तो यह मानव के द्वारा जहां परिवेश है, मानव की भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण से प्रभावित होते हैं। यदि मानव प्रभावित हो रहा है तो मानव के द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाएं भी स्वतः प्रभावित होंगी। अतः हम कह सकते हैं कि मानव के भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण से प्रभावित होने वाली वे सारी आर्थिक क्रियाएं जो मानव करता है, वो क्या कहलाएगा? मानव व्यवसाय कहलाता है। उदाहरण के रूप में हम लेना चाहें तो मानव के द्वारा की गई वे क्रियाएं, जंगल से लकड़ी काटना, गन्ने से चीनी बनाना, या अन्य प्रकार के खाद्यान्न का उत्पादन करना, जल से मछली पकड़ना, ये सारी की सारी क्रियाएं मानव की आर्थिक वृद्धि करती हैं। अतः उदाहरण के लिए इन क्रियाओं को हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। यदि हम बात करना चाहें दूसरे बिंदु के ऊपर कि मानव व्यवसाय का विकास कैसे हुआ है, विकास के कालक्रम को हम देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम बिंदु नंबर 1 मानव व्यवसाय क्या है, इसका जो डायग्राम है इसका हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं मानव व्यवसाय का विकास कैसे, बिंदु नंबर 2 पर। विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे दूसरे बिंदु पर, और दूसरे बिंदु के अंदर मानव के व्यवसाय को कालक्रम के आधार पर 4 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा की हम बात करें प्राचीन काल, उसके बाद मध्य काल, और उसके बाद में 19वीं शताब्दी के बाद में अब आज का जो युग है उसके आधार पर आधुनिक काल। अर्थात इसको याद करना है आपको कि मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया है, प्राग ऐतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल। इसके आधार पर मानव ने किस प्रकार समय और अवस्था के आधार पर, प्रारंभ में मानव अपने क्रियाकलापों के लिए जंगलों में रहता था, जंगलों के बाद में स्थायी कृषि की, पशुपालन किया, धीरे धीरे वह आवश्यकताओं की पूर्ति, उदर पूर्ति के लिए और अन्य अपनी क्रियाशीलता के कारण, अपनी सोच और विचार के कारण वह धीरे धीरे इस समय के साथ आज के युग तक पहुंचा है। अचानक इस युग की उत्पत्ति नहीं हुई है। प्रारंभ से कैसे आज तक मानव अपनी क्रियाओं के द्वारा अपने आप को इस प्रकृति के साथ जोड़ा है, उसको व्यवसाय के रूप में हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा प्राग ऐतिहासिक काल।
प्राग ऐतिहासिक काल की यदि हम बात करें तो इसके अंदर मैंने अभी बात की थी कि मानव जंगलों में रहता था। मानव जंगलों में रहता था, जंगलों के अंदर अपनी उदर पूर्ति के लिए वह शिकार करता था और शिकार करके उसके भोजन की पूर्ति करते थे। धीरे धीरे अपने ज्ञान को वृद्धि करने के साथ साथ मानव ने खेती करना प्रारंभ किया और खेती करने के अस्थायी रूप से वह एक स्थान पर रहता, फिर वहां से दूसरे स्थान पर चला जाता। खेती की आवश्यकताओं को देख के लिए यहाँ पर पशुपालन शुरू हुआ। प्रागैतिहासिक काल में पशुपालन में केवल और केवल मानव ने अपने साथ में कुत्ते को अपना पालन के रूप में सबसे पहले पालन किया था। पशुपालन में कुत्ते को साथ रखा था। उसके बाद में यदि हम बात करें प्रागैतिहासिक काल के ही नवपाषाण काल में मानव के यदि पहिए का आविष्कार हुआ और ये सबसे बड़ी सफलता मिली। इसके बाद में उनके व्यवसाय के अंदर आगे तक आज के जो जितने भी व्यवसाय है वो उसी नवपाषाण काल के पहिए के आविष्कार के बल पे ही टिके हुए हैं। धीरे धीरे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अपने आसपास की जितने भी सामग्री थी, ये यदि हम अयस्क धातु और लोहे इनकी बात करें तो वह उस समय नहीं था। उस समय केवल हम बात करें मिट्टी के बर्तन बनाकर उनको पकाकर और उनको एक स्थायी मिट्टी के बर्तन बनाना सीखा प्रागैतिहासिक काल में और उनसे उनके व्यवसाय में गति मिली। साथ ही वह रहने के लिए अस्थायी आवास, मैं आगे स्थायी आवास स्थायी कृषि की बात करूंगा, लेकिन प्रागैतिहासिक काल में मानव ने सबसे पहले अस्थायी आवास किया और इस प्रकार मानव के व्यवसायों का जो प्रारंभ का दौर था, जहां से शुरुआत हुई थी, जहां से मानव ने सोच और समझ विकसित हुई थी, उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल में अपने इन बिंदुओं के आधार पर याद कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे मैं बात करना चाहूंगा प्राचीन काल। प्राचीन काल के अंदर प्रागैतिहासिक काल से अगला कदम, बढ़ते हुए कदम की ओर यदि हम बात करें तो यहाँ पर कृषि और पशुपालन के विकास हुआ। यहाँ पे प्रारंभ नहीं हुआ है, यहाँ पर विकास हुआ। प्रारंभ प्रागैतिहासिक काल में मानव ने सीख लिया था कि किस प्रकार कृषि और पशुपालन करते हैं। कृषि के अंदर यहाँ पर अस्थायी रूप से कृषि करने लगे, झूमिंग कृषि यहाँ पर करने लगे और यहाँ पर पशुपालन के अंदर कुत्ते के साथ साथ वह अन्य दुधारू पशुओं को अपने साथ में और उपयोगी वस्तुओं के लिए और मांस और दूध के लिए यहाँ पर रखने लगा। साथ ही यदि हम बात करें जिस प्रकार आवास की बात कर रहे थे, प्रारंभ में अस्थायी आवास था, चलगामी कृषि के रूप में काम किए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर प्राचीन काल में धीरे धीरे वह स्थायित्व की ओर बढ़ा और यहाँ पर आवास स्थायित्व में आया। यहाँ पर जैसे हम मिट्टी के बर्तनों की बात कर रहे थे, लेकिन प्राचीन काल के अंदर धातुओं के औजार, लोहा, तांबा, जस्ता, इस प्रकार के जो खनों से मिट्टी से निकाले उनको पता चला और उन धातुओं की जानकारी हुई और उन धातुओं से उपयोगी औजार बनाकर अपने कृषि और अपने आवास और अपने दैनिक व्यवसायों के अंदर इसको एक औजार के रूप में जोड़ा। यहाँ पर यदि हम बात करें प्राचीन काल के अंदर नगर नियोजन सभ्यताओं का भी यहाँ पर विकास हुआ और नगर नियोजन के अंदर यहाँ पर थोड़ा बहुत मानव ने स्थायित्व के लिए इसमें सुधार किया। मिस्र के पिरामिड इसका एक अच्छा उदाहरण है। प्राचीन काल के अंदर मानव ने किस प्रकार अपने नगर नियोजन को सुदृढ़ किया था, उसका उदाहरण देखना चाहें तो मिस्र के पिरामिड प्राचीन काल का सर्वोत्तम उदाहरण है। साथ ही यदि हम बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के पास में प्रारंभ के अंदर, हम दूसरे चैप्टरों के अंदर पढ़ेंगे, मानव जब प्रारंभ में सभ्यताएं विकसित हुई थी, वह सभ्यताएं नदी घाटियों के पास में हुई थी। मानव को रहने के लिए, आवास के लिए, भोजन के लिए पानी की आवश्यकताएं होती थी। अतः सभ्यताओं विकास प्राचीन काल के अंदर मोहनजोदड़ो सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यताएं, ये सारी की सारी देखने को मिलती है। साथ ही साथ मानव अपने व्यवसाय को, अपने क्रियाकाल को अपने बढ़ाने के साथ साथ यहाँ पर मानव ने प्राचीन काल के अंदर व्यापार, वस्तु विनिमय के आधार पर व्यापार का प्रारंभ किया। इस प्रकार हम बात करते हैं कि प्राचीन काल के अंदर हम देखने चाहें कृषि और पशुपालन में विस्तार, स्थायित्व, निवास और साथ ही यहाँ पर औजार और धातुओं से औजार बनाना और नगर नियोजन, सभ्यताओं का विकास और व्यापार के प्रारंभिक चरण की उत्पत्ति, ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर प्राचीन काल में देख सकते हैं। याद रखने के लिए हम इन बिंदुओं को लिख सकते हैं। तीसरे नंबर पे यदि हम बात करें मध्यकाल, दोस्तों यहाँ पर मध्यकाल के अंदर आपके बुक में भी दिया हुआ है, यहाँ पर 600 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी
600 से याद रखने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि 600 से लेकर 1500 ईस्वी तक के काल को हमने मध्य काल में लिया है। प्रारंभ के काल में बुक में भी नहीं है और मैं भी यहाँ पे नहीं मेंशन कर रहा, क्योंकि वहाँ पे समय की बाउंडेशन नहीं थी। वो लंबे समय से चलती हुई क्रियाओं को हमने यहाँ पर लिया है, लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं हमने इसको समय में बांधा है, काल में बांधा है। और यहाँ पर व्यवसायों की वृद्धि हुई है। प्रारंभ में प्रागैतिहासिक ऐसे काल में किसी प्रकार के व्यवसाय की उत्पत्ति नहीं हुई थी, केवल क्रियाओं की उत्पत्ति हुई थी। प्राचीन काल के अंदर व्यवसाय की उत्पत्ति हुई और उस व्यापार के बाद में मध्य काल के अंदर इस व्यवसायों की वृद्धि हुई, विपणन की वृद्धि हुई, उद्योगों का विकास हुआ और यहाँ पर मानव के व्यवसाय में व्यापार आया। और व्यापार के विस्तार के अंदर मानव जहां रह रहा था वहां पर कुटीर उद्योगों का विकास हुआ। कुटीर उद्योगों से यहाँ पर मानव के व्यवसायों का आगे आधुनिक काल के अंदर एक आधार स्तंभ यहाँ पे तय हुआ। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं आधुनिक काल दोस्तों याद रखने के लिए 15वीं ईस्वी से लेकर आज वर्तमान तक के काल को हमने आधुनिक काल में लिया है। आधुनिक काल में देखें तो यहाँ पर तकनीकी का विकास, खोज और आविष्कार, इन 3 बिंदुओं को मैंने यहाँ पर मुख्यतः से लिया है। तकनीकी विकास, जितने भी आज के युग में जितने भी आईसीटी का प्रयोग है, जितने भी खोज है, अन्वेषण है, सुधार है, ये सारे के सारे 15वीं सदी से लेकर आज तक के जो भी काम है इसके अंदर और जितने भी आविष्कार हैं, खोज हैं, ये सारे के सारे प्राचीन काल के बाद में आधुनिक काल की देन है। और दोस्तों इस कालक्रम को 4 भागों के बांटने के बाद में लगातार आज तक मानव के व्यवसायों में दिनों दिन रात इसमें परिवर्तन होता रहा है। परिवर्तन मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होते रहते हैं। जिस प्रकार आप देख रहे होंगे कि हम क्लासरूम के अंदर कक्षाएं फेस टू फेस गुरुजी से पढ़ रहे थे, लेकिन ये आज मैं यहाँ पर सिक्कर से ऑनलाइन यदि आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ, कक्षा में स्टडी करवा रहा हूँ, पूरे राजस्थान के बच्चे यदि इसको देख रहे हैं तो यह भी एक आधुनिकता और नवाचार और तकनीकी का विकास, आधुनिक की खोज और आधुनिक काल की ही देन है जो आवश्यकताओं के ऊपर निर्भर है। प्यारे विद्यार्थियों, हम इस चैप्टर के 30 से महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर हम बात करना चाहेंगे, जिसके अंदर हम बात करें मानव व्यवसायों का वर्गीकरण। ये मानव व्यवसायों का वर्गीकरण मानव की उपार्जन क्षमता है या खाद्यान्न की क्षमता है या उसके क्रियाकलाप हैं, उन क्रियाकलापों को हम 5 भागों में विभाजित किया गया है। और इन विभाजित करने का जो आधार है वो मुख्य आधार यह है कि प्राकृतिक संसाधनों से मानव की सतत दूरी बढ़ती हुई आधार पर इसको विभाजित करने का आधार रखा गया है। 5 भागों में बांटा गया है: प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय और पंचम व्यवसाय। आपने प्रारंभिक की शिक्षा के अंदर आपने देखा होगा कि मानव व्यवसाय को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया था, लेकिन हम यहाँ पर इसको 5 भागों में विभाजित करने की बात करेंगे उसकी विशेषताओं के आधार पर। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय की परिभाषा की यदि हम बात करें तो प्रकृति प्रदत्त संसाधन वे संसाधन हैं जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे भूमि है, जल है, अपने अन्य संसाधन है, समुद्र है, पत्थर है, पहाड़ है, पठार है, ये सारी की सारी चीजें जो प्रकृति पदार्थ हैं, इनका उपयोग यदि सीधा मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए करता है, अपने भोजन के लिए करता है या अपने अन्य उपयोगी क्रियाओं के लिए करता है, तो इस प्रकार के किए गए काम को हम प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। प्राथमिक व्यवसाय को याद रखने के लिए हम कह सकते हैं कि वह किसी भी प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करे, उसको हम प्राथमिक व्यवसाय में लेते हैं। जैसे आखेट है, शिकार करना है, जंगल के अंदर मानव अपने उदर पूर्ति के लिए कोई शिकार करता है, जो क्रिया करता है, आखेट करता है, प्राथमिक व्यवसाय कहलाएगा। संग्रहण करना प्राथमिक व्यवसाय के अंदर आता है, इकट्ठा करना। कृषि के कार्य, पशुपालन है, खनन है, ये सारे के सारे काम सीधे मनुष्य प्रकृति से जुड़ा हुआ है, पहली बार करता है, कृषि करता है, कृषि पशुपालन करता है या अपने खादान से अयस्क से लोहा निकाल रहा है, ये सारी की सारी चीजें प्रकृति में प्रारंभिक फर्स्ट टाइम होता है, अतः से प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे याद रखने की ये और बात है कि प्राथमिक व्यवसाय विकासशील देशों के अंदर लगभग 95% यहाँ पर प्राथमिक व्यवसाय हो रहा है और विकसित देशों में बहुत कम 5% तक ही
प्राथमिक व्यवसाय पर काम किया जाता है। प्राथमिक व्यवसाय उदाहरण में अपवाद स्वरूप में यदि कनाडा की बात करूं तो कनाडा के अंदर लकड़ी का काटना और पेट्रोलियम खनन, ये दो एक ऐसे कार्य हैं जो विकसित देश होते हुए भी प्राथमिक कार्य में किए जा रहे हैं। वह वहां की प्राकृतिक स्थिति पर निर्भर करता है। यदि हम प्राथमिक व्यवसाय में एक चीज और देखें कि यहाँ पर श्रम अधिक की आवश्यकता होती है, और यहाँ पर यदि आगे की हम श्रम की बात करें, कुशल श्रमिकों की बात करें, वहां पर इनकी आवश्यकता नहीं होती है। सीधे साधारण श्रम यहाँ पर मजदूरों के द्वारा हम प्राथमिक व्यवसाय को लेते हैं। प्राथमिक व्यवसायों के अंदर भूमि की संरचना और प्रकृति के संसाधनों का देखते हुए मुख्य रूप से आपकी बुक में 3 भागों में इसको बांट रखा है, जिसके अंदर हम शीतोष्ण, समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र दे रखे हैं उनके आधार पर ही हम इसको विभाजित कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय जो प्राथमिक व्यवसाय थे, उन प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त वस्तुओं का प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग न करें। परिभाषा में आपकी बुक में यहाँ पे 2 लाइन दे रखी है, सीधा उपयोग करें, प्रथम बार उपयोग करें, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ऑक्यूपेशन। लेकिन यदि हम उस बने हुए पदार्थों को यदि हम दोबारा काम में ले, वह द्वितीयक व्यवसाय कहलाएगा। प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग न करके किए हुए बनाए हुए प्राथमिक व्यवसायों से प्राप्त रॉ मटेरियल कच्चे पदार्थों का हम अन्य रूप परिवर्तित करके यदि विनिर्माण करें, निर्माण करें, ऊर्जा उत्पादन, प्रसंस्करण व अन्य निर्माण करें, रॉ मटेरियल प्राथमिक व्यवसाय का, और उसका रूप परिवर्तन करके यदि कोई काम करे, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, और इसे हम द्वितीयक व्यवसाय कहते हैं। द्वितीय व्यवसाय में एक यहाँ पर खास बात जो याद रखने की है, उसके अंदर यह है कि उसमें उस वस्तु का मूल्य, उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। यहाँ पर जो श्रम की बात करता हूँ, प्रशिक्षित जो कुशल श्रमिक होते हैं उनके द्वारा यहाँ पर काम लिया जाता है। उदाहरण को याद रखने के लिए परिभाषा और उसके उदाहरण कि कौन से काम है यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें आप लिखा हुआ है निर्माण और विनिर्माण। निर्मित वस्तु से, जैसे हमने प्राथमिक व्यवसाय के अंदर खनन ऐसा से लोहा प्राप्त किया और लोहे के हमने चद्दर या उसके सरिये बनाए, वह इसमें निर्माण में आएगा। और निर्मित वस्तु से चद्दर या अपने जो भी हैं उनसे हम भवन निर्माण में या अन्य कोई कल कारखाने या पुर्जे निर्माण का काम कर रहे हैं, वह विनिर्माण में आ जाएगा। ऊर्जा उत्पादन का जो संसाधन जितने भी कार्य हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। और हम किसी भी निर्मित खाद्य वस्तुओं का पैकिंग करके अन्य लंबे समय तक उसका यूज करने के लिए काम करें, प्रसंस्करण में आएगा। और अन्य जितने भी जिसमें कि उस वस्तु का, बने हुए वस्तु का रूप परिवर्तन हो जाए, उसकी गुणवत्ता बढ़ जाए, उसकी उपयोगिता बढ़ जाए, उसका मूल्य वृद्धि हो जाए, ये सारी होने की क्रियाओं को हम द्वितीय व्यवसाय में लेते हैं। यहाँ पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो द्वितीय व्यवसाय के अंदर उसको प्रभावित करने वाले कारकों पर भी जोर दिया गया है, आपको इसको भी याद रखना है। यदि हम किसी प्रकार के उद्योग धंधे या किसी प्रकार के कार्य व्यवसाय के अंदर प्रभावित होते हैं तो वो किसके कारण हो सकते हैं, या तो वहां पे श्रम या पूंजी या समय या रॉ मटेरियल, वो यदि समय पर प्राप्त नहीं हो तो किए गए काम, कल कारखाने या अन्य प्रकार की क्रियाएं प्रभावित होती हैं। तो द्वितीय व्यवसाय को प्रभावित करने वाले कारकों की यदि मैं बात करूं तो कच्चा माल, यदि हमें कपड़े का निर्माण करना है, कपास जो कच्चा माल है वो निरंतर नहीं मिले तो वह प्रभावित हो सकता है। कच्चा माल हमें समय मिलना चाहिए। आपकी दूसरे चैप्टर में यदि हम बात करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपने देखा होगा कि जितने भी कोयले के हैं प्राप्ति स्थान है वहां पर कल कारखाने लगे हुए हैं, या जहां पर भी जल का संसाधन है उनके आसपास में जो फैक्ट्री हैं वो लगी हुई है, तो अपन को कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो जाए। शक्ति के संसाधन, बिजली है, ईंधन है, वो आसानी से मिल जाए तो अपना प्रभावित नहीं होगा। परिवहन किस प्रकार किसी भी किए गए काम को प्रभावित करता है, निर्मित वस्तुओं को खराब होने से पूर्व उपयोगकर्ता के पास में पहुंचाने का दायित्व परिवहन संचार पे आता है। अतः बनी हुई वस्तुओं का परिवहन यदि प्रभावित होता है तो वह द्वितीय व्यवसाय भी प्रभावित होते हैं। संचार और श्रम से यदि हम बात करें
तो बने हुए सामान का माध्यम के द्वारा उसको प्रसार करना, उसको पहुंचाना, यदि ये उसका मैनेजमेंट प्रबंधन सही नहीं है तो उसका भी द्वितीय व्यवसाय प्रभावित होता है। सरकारी नीतियां कई बार किसी प्रकार के व्यवसायों को प्रभावित करते हैं, वो आर्थिक मदद करती हैं, वहाँ पे संसाधनों की उपलब्धता निश्चित करते हैं और वहाँ पर किए गए कार्य को उनका सम्मेलन प्रदान करती हैं, उनको सब्सिडियां देती हैं। यदि इस प्रकार की सरकारी नीतियां उन व्यवसायों के साथ जुड़ी हुई है तो व्यवसाय भली भांति फलीभूत होगा, और यदि वो उसको प्रभावित करते हैं तो उनके द्वितीय व्यवसाय भी प्रभावित होते हैं।